ओके, सो आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन सा है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में से है, दैट इज फ्रॉम क्लास 9 फॉर एनटीएससी। अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या है? तो हिस्ट्री तो तुमको पता है, इतिहास, ठीक है, इतिहास, लेकिन क्या सोर्सेस से। तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, मैं तुमको बेसिक आइडिया देता हूँ। अब जैसे कि मैंने अगर तुमको बोला कि तुमको हिस्ट्री कैसे पता चलता है, जैसे कि तुमने तुमने अगर मुझे बताया कि सर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, ठीक है, 1939 के पीरियड में, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं तुमको क्या बोलूंगा, तुमको कैसे पता कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था? तो तुम क्या बोलोगे, अरे सर वो एनसीईआरटी में दिया था, हमको बुक में दिया था, हमने पढ़ा, हम वही बोल रहे हैं। मतलब तुमको इन्फॉर्मेशन कहां से मिली हिस्ट्री की? टेक्स्ट बुक में से, राइट? लेकिन टेक्स्ट बुक वालों को इन्फॉर्मेशन कहां से मिली? ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो एनसीईआरटी जिसने लिखा था वो, कि वो उसको ना उसने भी कुछ दूसरे बुक में पढ़ा और फिर लिखा, ऐसा नहीं है। वो जो लेसन्स लिखे गए हैं एनसीईआरटी में, वो हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों ने कि जो हिस्ट्री समझते हैं और लिखते हैं, और उनके सोर्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको भगवान से हमको पता चला कि हाँ वह हिस्ट्री क्या है। हमको हिस्ट्री कुछ चीजों से पता चलता है। तो हम एग्जैक्टली इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, मतलब कहां से ये हिस्ट्री ढूंढ के निकालते हैं, सोर्सेस क्या है इनके, प्रूफ क्या है। जैसे कि अदालत में होता है ना कि अब आप प्रूफ दो, सबूत दो, वैसा कि हिस्ट्री में कुछ भी अगर तुमने बोला कि सपोज लेटर से मान लो कि बोला कि अलेक्जेंडर परभनी में आया था, सपोज, ठीक है, अलेक्जेंडर द किंग, ठीक है, द ग्रेट किंग परभनी में आया था। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, तुमको कैसे पता क्यों आया था? तो उसका मान लो कि सपोज यहाँ पे कुछ सोर्स मिल गया, यहाँ पे कुछ रिटर्न टेक्स्ट था, एक पुराना एक बुक था, सपोज बहुत पुराना रिटर्न डॉक्यूमेंट, और उसमें उसकी सील है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर है, वो प्रूफ है फिर कि वो आया था यहाँ पे। मतलब हम लोग इस लेसन में क्या देखने वाले हैं कि कौन से चीजों से हमको हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। अब तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री स्टडीड थ्रू सोर्सेस, तुमको ध्यान में रखना है। हिस्ट्री हमेशा किस चीज से पढ़ी जाती है? सोर्सेस से। तो ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, एक बुक हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, एक म्यूजियम हो सकता है, एक स्टैचू हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, कोई भी चीजों से हमको हिस्ट्री पता चल सकती है, ठीक है। तो ये जितने भी तुम्हारे पास चीजें हैं, पुरानी चीजें, उससे हमको हिस्ट्री पता चलती है। तो हम ये सोर्सेस देखने वाले हैं आज, कौन से सोर्सेस अवेलेबल हैं। अब ये सारे सोर्सेस हैं जिससे हमको हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। पहला है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स, तुमको लग रहा होगा सर लेकिन न्यूज़पेपर तो अभी के रिसेंट वाले हैं, हमको कहाँ पता चलने वाला है हिस्ट्री न्यूज़पेपर से? नहीं नहीं, वो बराबर है तुम्हारा, लेकिन कोई भी न्यूज जब छपती है न्यूज़पेपर में, तो वो उस दिन का मतलब रिकॉर्ड है ना। मतलब सपोज लेट से परभनी में कोई एक्सीडेंट हो गया आज, और कल के दिन में अगर वो पेपर में आ गया छप के, तो वो हिस्ट्री हो गई ना हमारी। अब कोई आदमी सपोज 100 साल बाद वही न्यूज पढ़ रहा है कि जो आज प्रिंट हुई थी, सपोज परभनी के लोकमत के पेपर में, तो 100 साल के बाद वो क्या बोलेगा कि हाँ परभनी में वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था इस पर्टिकुलर डेट को। उसको कहां से पता चला? न्यूज़पेपर से। मतलब न्यूज़पेपर कैन बी अ गुड सोर्स फॉर व्हाट? हिस्ट्री के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पीरियोडिकल्स हैं, डायरीज हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर, ठीक है, जो एक किंग दूसरे किंग को भेजता है ना, उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब हाँ, तुम ऐसा भी बोल सकते हो सर लेकिन सपोज कोई डॉक्यूमेंट में झूठी इंफॉर्मेशन भी तो हो सकती है। मान लो कि सपोज कोई राजा ने किसी राजा को बोला कि मेरे पास 100 किलो का सोना है, हो सकता है कि हो ही ना, ठीक है। तो वैसे एम्बिग्विटीज तो होते हैं ना बहुत बार, इसलिए तो तुम वो बहुत सारे झगड़े सुनते हो हिस्ट्री के, सपोज टीवी पे चलते रहते कि वो डिस्कस करते रहते कि बाबा ये राजा यहाँ पे जन्म हुआ कि नहीं। अब जैसे कि बीच में अभी ये झगड़ा चल रहा था कि पाथरी के साईं बाबा का एंड तुम्हारे सपोज से मेन शिरडी का। तो सेम सेम एग्जांपल, मतलब हिस्ट्री में एम्बिग्विटीज होती ही होती है, ठीक है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि पूरा प्योर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है पिछले सोर्सेस पे। ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं? फिर हिस्टोरियंस का क्या काम है? हिस्टोरियंस क्या करते हैं? वो सभी चीजें पढ़ते हैं और उसमें से जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे को अवेलेबल करके देते हैं, फिर वो तुम बुक में पढ़ते हो, एंड दैट बिकम्स हिस्ट्री। तो गवर्नमेंट गैजेट्स भी हैं। गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं, गवर्नमेंट के जो घोषणा पत्र होती है, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन होती है। पोस्टेज स्टैंप से भी पता चलता है। एंड डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब जो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, तो वो सब देखने वाले हैं हम लोग। तो वर्ड का टेंशन मत लो अभी के, खाली इतना समझ के लो कि हिस्ट्री बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ी जाती है।
उसमें का एक एक सोर्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब आगे जाने के पहले ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? मतलब जो टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा कुछ अगर दिया है कोई इंस्टीट्यूशन की जिसका सपोज लोकेशन एंड सब कुछ दिया है, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या बोला है, द प्लेसेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड आर्काइव्स। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जितने हैं, मतलब मान लो हमारे कंट्री के अंदर जितने आर्काइव मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मतलब मान लो किसी राजा की सपोज कोई बुक है या फिर कोई किंगडम का इंफॉर्मेशन है, जो सभी डॉक्यूमेंट जितने हिस्टोरिकल हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो साइन किया गया था, ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे हम लोग स्टोर करते हैं। वो बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं, ठीक है, ARCHIVES, ठीक है, आर्चीव्स मत बोलो उसको, उसको क्या बोलते हैं, आर्काइव्स। तो आर्काइव्स में सभी डॉक्यूमेंट तुमको मिल जाएंगे हिस्ट्री के। तो अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन हमारा जो मेन ऑफिस है आर्काइव्स का वो दिल्ली में है। नाम क्या है उसका, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। और वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो एनटीसी वालों को ये क्वेश्चन पूछने बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कुछ देते हैं वो, वेयर इज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड, ऐसा सिंपल एक मार्कर क्वेश्चन रहता है। तो आंसर क्या है, खाली न्यू दिल्ली, वेरी सिंपल। मतलब उनको खाली वो इंस्टीट्यूशन और वो प्लेस इतना याद रखना है, बाकी आंसर आ जाएगा, आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। और ये जो आर्काइव्स है वो क्या बोल रहे हैं, वो पूरे लार्जेस्ट अमंग द आर्काइव्स है, एशिया की सबसे बड़ी आर्काइव है हमारे पास, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जिसमें क्या स्टोर्ड है, डॉक्यूमेंट्स। तो एग्जाम में तुमको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्काइव्स स्टोर व्हाट, ठीक है, मतलब वो क्या स्टोर करते हैं, तो क्या स्टोर करते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं, वो तुमको ध्यान में रखना है। अभी नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की ये बिल्डिंग है दिल्ली की, ठीक है, मतलब देखो तुमको वो डायग्राम सभी याद रखने, इमेजेस की जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इसलिए बहुत सारे इमेजेस तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में नहीं है वो मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की फोटो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाते वक्त मैं यूज करूंगा सो दैट तुमको याद रहे कि अब हाँ ऐसा कुछ था। क्योंकि तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि ऐसा जब तुम कुछ देखते हो इमेज, तो ये तुम्हारे दिमाग में छप जाता है, और वही तो चाहिए हमको, याद करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे फोटो याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर अगर कोई फोटो दिया हो तो वो तुमको याद रखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये बिल्डिंग है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो ये बिल्डिंग में क्या स्टोर करते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये इस किस्म की अंदर से ये इस किस्म की बिल्डिंग है, इसके अंदर तुम देख सकते हो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, पूरे अच्छे से बाइंड करके सब कुछ। तो ये ऐसे ये है, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन जिसको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे सभी, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, दिल्ली, दिल्ली वाला, ठीक है, ध्यान में रखना। अब जो दूसरा हम लोग आज पढ़ने वाली चीज वो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बोलते हैं। तो जब भी तुम कोई न्यूज सुनते हो ना, सपोज टीवी पे या फिर पेपर में तुमको पर्टिकुलरली बहुत दिखेगा ये। तुम न्यूज के आइटम के जो है ना उसके नीचे वाले पॉइंट्स देखते जाओ, अगर तुम्हारे पास इंग्लिश पेपर आता है, कोई न्यूज के एकदम एंड में क्या लिखा होता है तुम देखते जाओ, बहुत बार ना तुमको ये वर्ड दिखेगा डैश करके, पीटीआई। तो पीटीआई मतलब क्या होता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मतलब कोई न्यूज के अंडर अगर तुमको पीटीआई दिखता है, उसका ये मतलब है कि वो न्यूज पीटीआई ने दी थी। तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है, ये ग्रुप है, ये लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी है इंडिया की। तो इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई। फुल फॉर्म भी याद रखना है तुमको एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, पीटीआई फॉर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किस चीज के इंस्टीट्यूशन है, न्यूज एजेंसी देती है, मतलब खबरें पहुंचाती है। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये हर एक न्यूज कवर करती है। मतलब ये जो भी टीवी वाले जो है ना, आज तक वाले, जी न्यूज वाले, ये सभी इंफॉर्मेशन उनको यहाँ से मिलती है पीटीआई की तरफ से। तुमको क्या लगता है, हर एक चैनल के उतने न्यूज रिपोर्टर थोड़ी होते हैं कहाँ पे, लेकिन पीटीआई का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तुमको कहाँ से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, पीटीआई देता है। तो ठीक है, वो ध्यान में रखना है, पीटीआई इज व्हाट, लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया, सबसे बड़ी एजेंसी है इंडिया की। अब ये उसका ईयर एक याद रखना है कि 1953 के बाद ये बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि ये इंस्टीट्यूशन 1947 में बनी थी, लेकिन उसका जो ईयर है कि जो कब बनी थी वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए वाला है। जो टेक्स्ट बुक में नहीं है ना,
वो नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम के अंदर, डोंट वरी। एनटीएससी के फाइनल पेपर में जो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिए वाला है वो कभी नहीं पूछेंगे। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1953 में क्या बनी? सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी इंडिया की। और 1990s में उन्होंने क्या किया? 1990s मतलब 10वां पीरियड, ठीक है, 10th डिकेड ऑफ 1990। उस वक्त उसने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शुरू किया। मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है ना उसके पास, वो सभी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के जरिए वो देने लगी। मतलब ये क्या करती है इंस्टीट्यूशन? ये पूरी इंफॉर्मेशन जमा करती है, न्यूज, और वो क्या करती है? खुद नहीं बताती है, वो सभी न्यूज आउटलेट को दे देती है, सोशल वर्क की जैसे। सभी न्यूज, मतलब लोकमत को देगी, फिर वो तुम्हारे सीएनबीसी को देगी, आवाज को देगी, फिर वो इसको देगी, क्या बोलते हैं, आज तक, सी न्यूज, सी बिजनेस, सब सब सब। वो सभी लोगों को कौन न्यूज देता है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। तो उन्होंने कौन सा सिस्टम यूज किया 1990 से? सैटेलाइट के जरिए वो न्यूज देने लग गए, ठीक है, सभी आउटलेट्स को। अब ये एक किताब तुमको ध्यान में रखना है कि इंडिया 2000 क्या होता है, ठीक है। तो ये किताब होती है, ये हर साल प्रिंट होती है, ठीक है। अब इंडिया 2020, तो ये किस साल की किताब है? 2020 की। तो ये क्या करते हैं, अभी सपोज मान लो कि ये 2020 की किताब है, ये जो तुम सामने जो किताब देख रहे हो, तो इसके अंदर ना 2019 में जो कुछ हुआ इंडिया में, ठीक है, पहली चीज ये बुक गवर्नमेंट छापती है, और इसके अंदर 2019 में जो भी हमने किया वो ये बुक में छप के आता है। मतलब मान लो कि सपोज 2025 की बुक है, इंडिया 2025, तो उस बुक के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी? 24 की, उसके पिछले साल की। उसमें सब कुछ आता है। मतलब हमने जो कुछ उखाड़ लिया वो पिछले साल में, साइंस में क्या कर लिया, डिफेंस में क्या कर लिया, सोशल में क्या कर लिया, हमने जो भी कुछ डेवलपमेंट की है, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन से लेके सब कुछ, वो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन ये बुक के अंदर आता है। और ये बुक हर साल छपती है, ये तुम खरीद भी सकते हो, मतलब गवर्नमेंट के साइट्स के थ्रू। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन ये जो किताब है ये रेगुलरली यूपीएससी एंड एमपीएससी के स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। इट्स अ रेगुलर बुक फॉर देम। इसके अंदर क्या होता है? पिछले साल का इंडिया का पूरा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो बुक छपना शुरू हुई थी, वो कब शुरू हुई थी? 2000 में। तो इंडिया 2000 ये बुक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में इसका रेफरेंस नहीं है। किसका रेफरेंस दिया हुआ है? इंडिया 2000 का। तो 2000 में ये बुक छपना शुरू हुआ था। और एक चीज ध्यान में रखना है, ये बुक एक ही बार छपती है, एक साल में एक बार, ठीक है, एक साल में एक बार ही छपती है। उसका बार बार रिवीजन नहीं करते वो लोग। वो खाली अब अगली बुक कब छपेगी? अगले साल 2021 में। तो वो किसका छापेंगे? 2020 में जो कुछ हुआ वो छाप देंगे, ठीक है। वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड गवर्नमेंट की है, इसलिए सब कुछ इंफॉर्मेशन उसमें करेक्ट होता है। अब पोस्टेज स्टैम्प देखते हैं, पोस्टेज स्टैम्प क्या है। आगे बढ़ने के पहले मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, इसका पॉइंट क्लियर हुआ अभी तक का सबका? आर्काइव्स का, फिर बाद में ये इंडिया 2020 के बुक का क्या नाटक है? ओके, चलो। नेक्स्ट जो है वो पोस्टेज स्टैम्प के बारे में है, ठीक है। पोस्टेज स्टैम्प ये तो तुमको ऑलरेडी पता है, तो हम ज्यादा उसमें कुछ कवर नहीं करने वाले हैं, खाली देख लेते हैं। अब पोस्टेज स्टैम्प मतलब क्या होता है कि वो तुमको अगर कोई लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाना पड़ता है। अब मैं ये मानता हूं कि तुमको आदत नहीं है तुम्हारे जनरेशन को, क्योंकि तुम मोबाइल के जनरेशन को बिलोंग करते हो। तो तुमको अगर कोई मैसेज भेजना है तो तुम क्या उसको ये नहीं लिखने वाले लेटर, तुम क्या करने वाले हो? व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने वाले हो या फिर कॉल कर लोगे, ठीक है। तो आजकल हम लोग इतने लेटर नहीं भेजते, लेकिन जब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो लेटर सबसे इंपॉर्टेंट था। और लेटर को भेजने के लिए पैसे लगते थे। तो लेटर को भेजने के लिए जो पैसे लगते थे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था तुमको? स्टैम्प खरीदना पड़ता था। तो तुमको कुछ पैसे देने पड़ते थे, वो स्टैम्प लेना पड़ता था। और वो स्टैम्प, ये जो तुमको देख रहे हो, ये ऐसे स्टैम्प्स तुमको खरीदना पड़ता था। वो तुम्हारे एनवेलप पे चिपकाना पड़ता था, और फिर वो एनवेलप तुम पोस्ट में दे दोगे, तुम्हारी इंडियन पोस्ट को। तो ये उसका काम था, पोस्टेज स्टैम्प का। लेकिन आजकल क्या करते हैं हम लोग? आजकल व्हाट्सएप पे भेज देते हैं मैसेज, राइट। लेकिन इसका इस्तेमाल ना, ये हमारे इंडिया ने क्या किया है, जितने भी पोस्टेज स्टैम्प है वो ऐसे नहीं छाप देता, वो कोई पर्टिकुलर थीम पे छापता है, वो ध्यान में रखना है। तो कोई भी जो हमारे पास स्टैम्प है ना आजकल, जो मिलते हैं, जो गवर्नमेंट छापती है, उसके ऊपर बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब मान लो इंडिया का कोई पर्टिकुलर चीज, आप जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे किसका फोटो लगा हुआ है, नेहरू का है, गांधी जी का है। तो यहाँ पे वो किस चीज की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं?
कोई तो भी ऐसी एकदम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो इंडिया की हिस्ट्री में हुई है, तो ये स्टैम्प किसका मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं हमको, अबाउट समथिंग हिस्टोरिकल विच हैज हैपेंड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर अगर कुछ हुआ है तो उसके रिलेटेड एक स्टैम्प छाप देते हैं वो लोग। तो ये स्टैम्प किस चीज के लिए यूज करते हैं, हिस्टोरिकल थीम्स होते हैं इसके अंदर। ये ऐसे कुछ भी फोटो नहीं छापते, या ऐसे नहीं करने वाले कि कल ना सपोज छाप लेंगे, मान लो कि सपोज सुरेश है वो, ठीक है, 5 स्टार में का, तो वो सुरेश की फोटो छाप रहे हैं यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प पे, ऐसा नहीं होने वाला है। वो स्टैम्प किसकी फोटो छापेंगे, कोई तो भी थीम के बारे में। अब जैसे कि मैं तुमको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ओशन सैट नाम का एक सैटेलाइट है, ठीक है, ओशन सैट, तो वो इंडिया ने छोड़ा था। तो ये ओशन सैट ना, इट्स वन ऑफ अ काइंड, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री के पास ऐसा सैटेलाइट नहीं है कि जो ओशन को ट्रैक करता है, खाली इंडिया के पास है। नॉट इवन यूएसए, चाइना, रशिया, किसके पास नहीं है। तो ये हमारी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं डेवलपमेंट है। इसलिए हमने क्या किया, उसका उसका फोटो हमारे स्टैंप पे छाप दिया। तो तुम सोच रहे होगे सर लेकिन ऐसे इसका फायदा क्या है, लाइक कहीं कुछ छापने का, तो वैसा नहीं है। वो इसलिए छापते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन फिर प्रोपोगेट होती है ना। अब जैसे कि कॉमन लोगों को क्या पता होगा कि ओशन सैट क्या है, अब तुमको भी इसलिए पता चला क्योंकि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। अब फार्मर्स, मान लो गांव में कोई लोग हैं, उनको क्या पता, उनको क्या लेना देना है ओशन सैट से। लेकिन इसकी जन जागृति हो, लोगों को पता चले कि बाबा क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो पोस्टेज स्टैम्प छापते हैं। तो एग्जाम में तुमको क्या ध्यान में रखना है, पोस्टेज स्टैम्प से क्या पता चलता है, उस पे हिस्टोरिकल थीम्स होती हैं, हिस्टोरिकल थीम्स के फोटो रहते हैं। जैसे अपने स्कूल में इवेंट्स नहीं होते, ये थीम वो थीम, तो ये पोस्टेज स्टैम्प की कई की थीम होती है, हिस्ट्री की थीम होती है। तो हिस्ट्री के पॉइंट्स उसमें छपा के देते हो, फोटो देते हैं। अब पोस्टेज स्टैम्प के थीम कौन से हो सकते हैं, वो पोस्टेज स्टैम्प पॉलिटिकल लीडर्स के हो सकते हैं, फ्लावर्स के हो सकते हैं। फ्लावर्स के भी रहते हैं, मतलब यू माइट थिंक सर फ्लावर के कई पोस्टेज स्टैम्प डाल लेंगे, अरे वैसा नहीं है। कुछ जगह के फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक दे ग्रो इन दैट पर्टिकुलर रीजन ओनली, या फिर हमारे कंट्री के प्रतीक होते हैं, सिंबल होते हैं, तो हेंस उनके सिंबल्स भी कभी कभार छाप देते हैं वो लोग। एनिमल्स भी वैसा ही है, जैसे हाथी के, या फिर सपोज टाइगर के, रॉयल बंगाल टाइगर के, तो ऐसे फोटोज भी डालते हैं, बर्ड्स, या फिर इवेंट, सिल्वर, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, हाँ, सेंटिनरी, बाय सेंटिनरी, ये मतलब क्या है, पीरियड्स के बारे में। अब उसका टेंशन मत लो कि बाबा ये याद रखने की जरूरत है क्या, तो यू डोंट नीड टू, ये खाली टाइम पीरियड है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग पोस्टल स्टैम्प के लिए यूज करते हैं, हिस्ट्री के थीम्स बताने के लिए, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। एक जल कूपर नाम का आदमी था, ठीक है, जल कूपर, JALCOOPR, तो कॉपर नहीं है वो क्या है, कूपर है, जल कूपर। अब जल कूपर स्टैम्प 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको लाइक प्रिंट किया था। तो ये स्टैम्प है, टेक्स्ट बुक के अंदर ये दिया हुआ है, तो तुमको याद करना पड़ेगा। तो आदमी का नाम क्या है, ये जल कूपर। तो ये कौन था, तो ठीक है, ये फिलाटेलिस्ट था। क्या नाम था उसका, वो कौन था, फिलाटेलिस्ट। तो जैसे कि तुम्हारे पास होता है, सपोज डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, लॉयर होता है, वैसे ही ये एक फिलाटेलिस्ट था। मतलब ये कौन था, एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट था पोस्टेज स्टैम्प को, और पोस्टेज स्टैम्प के एक्सपर्ट को क्या कहा जाता है, फिलाटेलिस्ट। तो जल कूपर कौन था, फिलाटेलिस्ट था। और उसका जो स्टैम्प तैयार किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, वो कब तैयार किया गया था, 1977 में। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था ये। अब इस आदमी का इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग, नाम क्या है, जल कूपर। अब जल कूपर, इसका जो जन्म है, ठीक है, वो मुंबई में हुआ था, एक पारसी फैमिली में, पारसी फैमिली में हुआ था मुंबई में। एंड कूपर ने जो पहली जो बुक लिखी थी, ठीक है, द फर्स्ट एडिटेड बुक, उसका नाम था इंडिया स्टैम्प जर्नल। तो इंडिया के जितने स्टैम्प है उसका सबका एक जमाव करके उसने ये बुक लिखी थी, जिसका नाम था इंडिया स्टैम्प जर्नल। अब ऑब्वियसली वो आदमी ही पूरा स्टैम्प के बारे में इंफॉर्मेशन लगता था, वो फिलाटेलिस्ट था, इसलिए ऐसे किताबें उसके लिए बहुत नॉर्मल थी। ऊपर से वो फाउंडर भी था ऑफ द फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया, ठीक है। ये क्या इंस्टीट्यूशन है, फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन स्टैम्प कलेक्ट करती है, ठीक है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है कि जो हर एक स्टैम्प कलेक्ट करती है। आगे, फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी। तो ये इंस्टीट्यूशन भी उसने तैयार की, फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी। तो ये तीन चीजें तुमको याद रखना जरूरी है।
इंडियन स्टैम्प जर्नल उसने एडिट किया, ऊपर से ही वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया, और तीसरा कौन सा, एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी, वो भी उसने बनाई। ये खाली डेटा है, इसके बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो खाली दिया है कि जल कूपर नाम का आदमी था और उसने ये 3 बड़े बड़े काम किए, उतना खाली याद रखो। और उसका जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई का, ठीक है, वो पारसी फैमिली में हुआ था वो नहीं पूछेंगे शायद, खाली इतना पूछेंगे कि जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और ये 3 उसके महान काम, स्टैम्प जर्नल, फिर बाद में फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया एंड एम्पायर ऑफ इंडिया फिलाटेलिक सोसाइटी, उतना याद रख लो, सफिशिएंट है। अब मटेरियल सोर्सेस देखते हैं, मटेरियल सोर्सेस क्या है, कौन से मटेरियल में से हमको हिस्ट्री पता चलती है। तो बहुत सारे मटेरियल सोर्सेस हैं, ठीक है। पहला है कॉइन, कॉइन के जरिए भी हमको हिस्ट्री पता चलती है। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि तुम्हारा मंदिर हो गया, फिर गुरुद्वारा हो गया, फिर मस्जिद हो गया, ये जगह पे से भी हमको बहुत सारा हिस्ट्री पता चलता है। जैसे कि तुम सपोज घूमने को अगर गए, सपोज एज अ टूरिस्ट, तो तुमने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, बहुत सारे सपोज मस्जिद देखे होंगे, बहुत सारे मॉस्क देखे होंगे, बहुत सारे गुरुद्वारा, ये सभी चीजें ओल्ड जो हैं। तो ये हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि हमको उससे हिस्ट्री पता चलती है। तो टेम्पल्स या फिर मॉस्क, गुरुद्वारा से भी क्या पता चलेगा हमको, इंफॉर्मेशन पता चलती है। और चीज, थिंग्स इन डेली यूज, तो डेली यूज की चीजों से भी हिस्ट्री पता चलता है। तुम बोलोगे सर डेली यूज के मतलब कौन से आइटम, तो जैसे कि सपोज तुम्हारी प्लेट या फिर ग्लास, उससे भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब तुम बोलोगे सर उससे क्या पता चलने वाला है, वो तो खाली खाने की चीजें हैं, मतलब उसके ऊपर, उसको नहीं लेकिन उसके ऊपर तो खाते हैं ना। तो वैसा नहीं है वो। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर सपोज मान लो कि सपोज कोई जगह पे हमको अर्दन पॉट्स मिल गए, तो उसका ये मतलब होता है, उससे हमको ये पता चलता है कि वो सोसाइटी कितनी डेवलप्ड थी। जैसे कि मान लो कहाँ पे तो भी एक्सकेवेशन कर लिया हमने, खुदाई की, और वहां पे पता चला कि वहां पे कोई तो भी सिविलाइजेशन था, और उनके पास मान लो कोई भी मेटल प्रोडक्ट नहीं मिला, मतलब मान लो कि प्लेट मिले नहीं उनके पास, हमको समझ में आया कि उनके प्लेट अर्दन से बनते थे, मतलब तुम्हारे मिट्टी के। तो उससे ये हमको ये पता चलता है कि उनका डेवलपमेंट कितना हुआ था, कितने होशियार थे वो, हिस्ट्री उससे पता चलती है। तो डेली आइटम के जो तुम्हारे डेली आइटम्स हैं, उससे भी हमको क्या पता चलता है, हिस्ट्री पता चलती है। रॉयल सील्स, वो भी, उससे भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो हम देखेंगे। मॉडर्न आर्किटेक्चर, मतलब जो नया उन्होंने कुछ भी बिल्डिंग वगैरह बनाया, उससे इंफॉर्मेशन पता चलता है। अब जैसे कि डेली आइटम के यूज हैं, तो क्लोथिंग से भी पता चलता है, उनके कपड़ों के रहन सहन से, कि किस क्वालिटी के बने हुए थे, कौन सा मटेरियल यूज करते थे, उससे भी हिस्ट्री पता चलती है। म्यूजियम्स, तो म्यूजियम से भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। उनके जमाने में जब किंग्स थे, वो उनको भी एटम जमा करने की बहुत आदत थी, सभी चीजें जमा करके रखते थे, तो उनके म्यूजियम से भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ऑर्नामेंट से ऑल्सो, तो जो सपोज आभूषण होते हैं, हमारे रॉयल्टी में लड़के और लड़कियां दोनों पहनते थे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स। तो ऑर्नामेंट से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। अब इसमें का तुमको जो 2-3 नहीं पता है, वो है रॉयल सील्स एंड कॉइन्स, तो वो देख लेते हैं कि उससे इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है। अब ये रॉयल सील है, ठीक है, रॉयल सील, ये शिवाजी महाराज का रॉयल सील है। तो इससे हमको हिस्ट्री क्या पता चलती है, तो ये सील जो होता है ना, तो वो क्या करते थे, रॉयल मतलब क्या, राजे महाराजाओं का, और सील मतलब क्या, ये सील मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर तो करते थे, लेकिन सिग्नेचर के साथ ये स्टैंप देते थे। लेकिन उसको स्टैंप नहीं बोलते थे वो लोग, वो क्या बोलते थे, सील बोलते थे। तो रॉयल सील मतलब ये हर एक के पास अवेलेबल नहीं रहता था, खाली ये राजा के पास, और राजा की ये जो अगर सील उसके ऊपर लग गई, मतलब वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, मतलब वो डॉक्यूमेंट वैलिडेटेड है, वो लीगल डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये राजा महाराज बनाते थे, उसके नीचे क्या करते थे, साइन करते थे, और फिर इसका थप्पा लगाते थे, रॉयल सील। तो ये शिवाजी महाराज का रॉयल सील है। अब इससे हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि वो लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, किस टाइप की यूज करते थे, वो चीज है। कॉइन्स, तो ये गुप्त डायनेस्टी के हैं, ठीक है, दीज आर गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो ये जो कॉइन्स है, इसके ऊपर सपोज लेट अस से एक विमेन का है, भगवान का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे भगवान का चित्र है। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि किस टाइप के भगवान को वो मानते थे, कौन से फोर्सेस को लाइक ज्यादा उनका भाव देते थे वो लोग, किस टाइप की जिंदगी लाइक दे यूज टू वर्क फॉर। या फिर सपोज उनके कॉइन्स गोल्ड के बने हुए हैं, इसका मतलब उनको मेटल का काफी अच्छा इंफॉर्मेशन था। कॉइन्स बनाना इतना आसान नहीं है, मेल्ट करना पड़ता है, गोल बनाना पड़ता है, तुमको क्या लगता है इतना आसान थोड़ी है, इट्स अ बिग इन्वॉल्व्ड केमिस्ट्री।
तो केमिस्ट्री भी इन लोगों की कैसी थी, लाइक उनको इनका नॉलेज कैसा था साइंस का, वो भी हमको पता चलता है इन कॉइन्स के थ्रू। अब कॉइन्स हमारे जो हैं इंडिया के अंदर के, तो ये हमारा 1 रुपए का सिक्का है, तो हम इसमें से देखेंगे कि क्या क्या सपोज इसकी और इंफॉर्मेशन है क्या। तो कॉइन्स जो होते हैं वो ध्यान में रखना है, हमारी जो नोट होती है करेंसी जो तुम यूज करते हो, 10 रुपए की नोट, 50 रुपए की नोट, 100 की नोट, वो सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। वो ध्यान में रखना है, कौन प्रिंट करता है सभी नोट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? मुंबई में है। तो ये दो चीजें तुमको ध्यान में रखनी है कि नोट कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। अब एक चीज है कि जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ अबाउट द कॉइन्स। कॉइन्स जो होते हैं तुम्हारी चिल्लर जिसको तुम बोलते हो, वो चिल्लर आरबीआई तैयार नहीं करता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, करेंसी अगर आरबीआई तैयार कर रही है, मतलब नोट जो है, तो हमारे जो चिल्लर है वो भी आरबीआई तैयार करता होगा। वैसा बिल्कुल नहीं है। कॉइन्स कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो ध्यान में रखना है। कॉइन चिल्लर कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और नोट कौन तैयार करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो मैंने लास्ट वाला जो पॉइंट है मैंने रेड में और स्ट्राइक आउट करके क्यों रखा है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बुक में नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बुक में नहीं है, खाली ऊपर की 2 लाइनें हैं। ये एक्स्ट्रा तुम्हारे को इंफॉर्मेशन के लिए दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है फिर कि आरबीआई नोट भी प्रिंट करती है और चिल्लर भी बनाती है। वैसा नहीं है, खाली नोट बनाती है वो, और चिल्लर कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन ये याद करना नहीं है लास्ट वाली लाइन, ये ऊपर की खाली 2 लाइन याद कर लो। तो हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? मुंबई में। अब म्यूजियम्स की बात करते हैं। अब म्यूजियम तो तुमको पता है, संग्रहालय जिसको बोलते हैं, सब चीजें वहां पे जमा करते हैं। तो म्यूजियम स्टैचूज का भी हो सकता है, या फिर म्यूजियम पेंटिंग्स का भी हो सकता है। म्यूजियम अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अरे किसी भी चीज पे म्यूजियम बनाते वो लोग, वो उनका बस चले तो एक म्यूजियम तो मैंने देखा था, खाली पेन का म्यूजियम था वो। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेन्स फ्रॉम सपोज लेट अस से जितनी एंशिएंट सोसाइटी है हमारी हिस्ट्री की, तब से लेके आज तक की जितने पेन बने हुए हैं अलग अलग टाइप के, सबका एक म्यूजियम था। तो म्यूजियम हर एक टॉपिक पे बन सकता है या फिर जनरलाइज भी हो सकता है। पेंटिंग का हो सकता है, पेन का हो सकता है, स्टैचू का हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीजें हैं, प्रूफ है कि उस टाइम पे वो क्या हुआ था। बहुत सारे टाइम पे तो क्या करते हैं वो लोग, कोई किसी इवेंट के चित्र बनाते हैं, ठीक है, ये जो तुम्हारी ड्राइंग्स है पर्टिकुलर इवेंट्स पे बनाते हैं, लोगों पे बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ तब क्या हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास सबसे जो बड़े म्यूजियम्स है वो 2 है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर के। तो महाराष्ट्र के अंदर के 2 म्यूजियम्स का नाम तुमको पता होना चाहिए और लोकेशन। तो सबसे पहला जो म्यूजियम है वो मुंबई में है, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। और कहां पर है ये? मुंबई में स्थित है। और दूसरा म्यूजियम कहां पर है? पुणे में है, पुणे सिटी। उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक म्यूजियम। रिजर्व बैंक म्यूजियम। तो ये तुमको लग रहा होगा सर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ रिलेशन है क्या इसके साथ? तो यस है, ये उनका ही म्यूजियम है आरबीआई का। वो क्या करते हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम है, जैसे कि वन ऑफ द म्यूजियम में क्या रखा है पता है क्या? रिजर्व बैंक का जो एक म्यूजियम है उसके अंदर खाली कॉइन्स रखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के कॉइन्स। तो मतलब उन्होंने क्या किया है, हर एक का एक टॉपिक होता है ना, तो टॉपिक के हिसाब से वो म्यूजियम बनाया उन्होंने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स याद रखो, एक मुंबई वाला है और दूसरा कहाँ का है? पुणे वाला। तो मुंबई वाले का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। ये उसका फोटो है, वो ध्यान में रखो। देखने पर उसको लगता भी नहीं कि सपोज ये म्यूजियम होगा, लेकिन इट इज। ये जो मॉडर्न डिजाइन बना है, ये ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया था, तो हेंस इतना मॉडर्न डिजाइन है उसको। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है, ये हमारा महाराष्ट्र का सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। ओके, द सेकंड जो म्यूजियम मैंने तुमको बोला वो किसका है? रिजर्व बैंक म्यूजियम की, जो पुणे सिटी में है। तो ये है वो। तो आरबीआई ने ये जो म्यूजियम बनाया है, तो वो किस बारे में है? वो नोट्स, करेंसी, उसी के बारे में म्यूजियम रहता है। ये थोड़ा सा बोरिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मुंबई वाला जो है। लेकिन जो तुम्हारा पुणे सिटी वाला है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन जिसको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है उनके लिए वो काफी अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो 2 याद रखो, मुंबई वाला, पुणे वाला। मुंबई वाला छत्रपति शिवाजी महाराज, और पुणे वाला रिजर्व बैंक म्यूजियम। अब
ओरल सोर्सेस देखते हैं, ओरल सोर्सेस। अब ओरल सोर्सेस मतलब क्या होते हैं कि जो सपोज ओरली ट्रांसफर किए गए थे, मतलब जिसका डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, वो खाली ओरली बताया गया है। स्कूल में नहीं रहता वो ओरल टेस्ट तुम्हारे, तो वैसे ही टाइप के ओरल सोर्सेस होते हैं। तो ओरल सोर्सेस में क्या करते हैं वो लोग, इंफॉर्मेशन तुम्हारे कुछ चीजों में स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लो कि सपोज तुमको तुम्हारे दादी ने कुछ स्टोरी सुनाई, मतलब मे बी उनके प्लेस की, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो भी गांव है, मान लो कि सपोज तुम्हारा सेलू सपोज तुम्हारा गांव है, एंड तुम्हारी दादी ने वहां का कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको ओरली बोला, लिख के नहीं दिया, खाली ओरली बोला, तुमने याद रखा वो, और तुमने तुम्हारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन समझाई, मतलब तुम जब बड़े होगे, तुम्हारे जब बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन समझाई, और यही इन्फॉर्मेशन पास ऑन होते गई जनरेशन टू जनरेशन, एक फैमिली से दूसरे फैमिली में। और 50 साल बाद जब वो इंफॉर्मेशन को ये यूज करेंगे किसी हिस्टोरिकल इसमें चीजों में, तो वो क्या हो गया, ओरल सोर्स हो गया, क्योंकि उसका तो कुछ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। वो कैसे ट्रांसफर हुई इंफॉर्मेशन, ओरली। एक तो एक ने दूसरे को बताया, फिर दूसरे ने तीसरे को बताया, फिर वो ऐसे पास ऑन होती गई इंफॉर्मेशन। तो उससे भी हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। अब ये किस चीज पे लिखते हैं, तो वो फोक टेल्स के बारे में हो सकता है। फोक टेल्स मतलब जो दंत कथाएं होती हैं, ठीक है, मतलब जो लोगों के अंदर जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं, वो स्टोरीज के अंदर भी कुछ सच होता है, ठीक है। सभी स्टोरीज बुलशिट नहीं होता है, बहुत सारे स्टोरीज में इंफॉर्मेशन हिस्ट्री की दी हुई होती है। या फिर फोक सॉन्ग्स, तुमने वो टीवी पे देखे होंगे कुछ पुराने गाने, पुराने मतलब बहुत पुराने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फोक सॉन्ग्स मतलब वो जो पुराने एकदम विलेज टाइप में जो गाते हैं, वो सॉन्ग्स में भी बहुत हिस्ट्री होता है, ठीक है। या फिर प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स में भी होता है। प्रोवर्ब्स मतलब फ्रेजेस होते हैं जिसके अंदर कोई राजा का कंपैरिजन होता है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते वक्त कभी कभार सपोज कोई बिजी है, आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, तू क्या कलेक्टर है क्या। तो ये क्या है, तू कलेक्टर है क्या, ये क्या है रहता है, ये दिस इज नॉट लैंग्वेज, ये क्या होता है। तो ये फ्रेज होती है, मतलब बोलने का तरीका होता है, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है तुम्हारे लैंग्वेज को बताने का। तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे, सपोज प्रोवर्ब में, अब तू खुद को क्या अलेक्जेंडर समझ रहा है क्या, तो अलेक्जेंडर कौन था, सबसे बड़ा राजा था, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा राजा की जिसने बहुत सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर ली थी अपने खुद के दम पे, ठीक है। तो द ग्रेटेस्ट किंग वी हैव, इसके लिए उसको ये भी बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो वो प्रोवर्ब क्यों दिया हमने एक दूसरे को बात करते हुए, तो खुद को अलेक्जेंडर समझता है क्या, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि उससे हमको वो हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट है वो आदमी, कि वो इंफॉर्मेशन हम लोग पास कर रहे हैं प्रोवर्ब्स के थ्रू। तो कुछ प्रोवर्ब्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन पास होती है। और एक चीज होती है जिसको कहा जाता है बैलड्स, ठीक है। बल्लाड्स मत बोलो इसको, वो बाहुबली के जैसा मत करो, भल्लाल देव के जैसे। ये क्या है, बैलड्स है, ठीक है, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। ये वर्स होता है, वर्स इन सेंस पोएम के फॉर्म में होता है बैलड्स, और इसको गाने के साथ गाया जाता है। मतलब ये काफी डिफरेंट होता है तुम्हारे नॉर्मल सॉन्ग्स के कंपैरिजन में। सॉन्ग में क्या रहता है, पूरा सेंटेंस रहता है, जैसे कि तुम कोई भी गाने सुन लो ना यार, सपोज हनी सिंह के, या फिर सपोज लेट अस से नेहा कक्कर के, तो ये गानों में क्या रहता है, सेंटेंसेस रहते हैं, तो इसलिए उसको गाना बोलते हैं। लेकिन कोई गाने में, नॉर्मल गानों में क्या होता है, सेंटेंसेस एंड म्यूजिक। लेकिन अगर म्यूजिक के साथ वर्सेस हो, मतलब सेंटेंसेस नहीं है, वर्स है, पोएम के जैसा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेड्स बोलते हैं। वो ध्यान में रखना है। बैलेड्स एंड सॉन्ग्स में क्या डिफरेंट है, सॉन्ग्स में म्यूजिक प्लस सेंटेंसेस होता है, बैलेड्स में म्यूजिक प्लस वर्स होता है, पोएम की जैसे। अब उसी में और एक टाइप है जिसको ओवीज बोलते हैं। ये मराठी हमारा पर्टिकुलरली ओरल सोर्स है, मतलब महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं, ओवीज, ओवीज। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, महाराष्ट्रियन लोग उसको ओवीज नहीं बोलते हैं, उसको ओव्या बोलते हैं, खाली ओव्या। तो ओवीज क्या रहते हैं, ये भी वर्सेस हैं, मतलब ये जो ऊपर का हमने पोएम के जैसा बोला ना विथ म्यूजिक, ये खाली विदाउट म्यूजिक बोलते हैं। ओवीज जो होते हैं वो पोएम्स ही होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, विदाउट म्यूजिक बोलते हैं वो। तो पोएम के वर्सेस की जैसा होता है वो ओवीज। एंड इसके अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, मतलब राजा महाराजा के स्टोरीज। ये गांवों में पहले एंटरटेनमेंट नहीं था ना, टीवी तो क्या है अभी कुछ सालों पहले बना है, लेकिन टीवी जब नहीं था तो इंफॉर्मेशन कैसे पास करते थे, एंटरटेनमेंट कैसे करते थे वो एक दूसरे का, तो ये ओवीज के थ्रू करते थे, फोक टेल्स के थ्रू करते थे। इसी में से तो स्टोरी बताते गए ना वो लोग। अब तुमको क्या लगता है, इतने सारे जो पुराने स्टोरीज है, पुराने से पुराने, ये इनको कैसे पता आज के लोगों को, ये इसके थ्रू तो पता चला है उनको। ये सभी स्टोर्ड है हमारे सॉन्ग्स में, स्टोरीज में, प्रोवर्ब्स में, गानों में, सब तरफ स्टोर्ड है ये इंफॉर्मेशन।
तो ये इसके जरिए भी हमको क्या मिलता है, हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब उसमें का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो लोग हैं उनके तुमको नाम याद रखने हैं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ दिया है ना, तो वो याद करना है, ठीक है। अब ये दो लोग हैं, एक का नाम है लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे, ठीक है। तो ये है अन्ना भाऊ साठे, तो ये नाम ध्यान में रखना है। ये क्या बनाते हैं, पोवाडास बनाते हैं। पोवाड़ा मतलब क्या, कि जो ये सॉन्ग ही होता है एक तरह का म्यूजिक। बहुत तुम में से बहुत सारे लोगों ने पोवाड़ा सुना भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो खाली यूट्यूब के बाद में सर्च कर लो क्लास खत्म होने के बाद कि पोवाड़ास क्या होते हैं, खाली यूट्यूब पे डाल दो पोवाड़ा एंड यू विल गेट द म्यूजिक। तो उसमें ना जनरली शिवाजी महाराज का ये होता है, क्या बोलते हैं, गुणगान होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई मराठा ये जो होता है क्या बोलते हैं, किंगडम, जो मराठा किंगडम था उनके थोड़े बहुत गुणगान उसमें गाए जाते हैं वो गानों में। तो ये हमारे हिस्ट्री के बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं पोवाडास। तो उसके अंदर कोई राजा किसी राज्य को कैसे हराता है उसके स्टोरीज बहुत अच्छे से बताए गए हैं मराठी लैंग्वेज में, लेकिन थोड़ा क्रूड मराठी है वो। तुम बहुत सारे बच्चों को जिनका इवन होम मतलब मदर टंग जिनका मराठी है, उनको भी ये समझना थोड़ा बहुत हार्ड जाता है पोवाडास, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत प्योर मराठी यूज की जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल तुम खाली बाद में यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, तुमको मिल जाएगा। तो उसमें का बेस्ट आदमी कौन था पोवाडास में, अन्ना भाऊ साठे। तो ये नाम याद रखना है तुमको, अन्ना भाऊ साठे फॉर पोवाडास। और एक दूसरा कौन था शाहिर, उसका नाम था अमर अमर शेख। तो ये है अमर शेख। तो अमर शेख एंड अन्ना भाऊ साठे, ये दोनों ने क्या लिखे थे, पोवाडास लिखे थे। और ये कब लिखे थे पोवाडास उन्होंने, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट की जगह पे, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। अब ये तुमको एक नया इंफॉर्मेशन तुमको बताऊंगा मैं कि संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट क्या होती है। तो देखो, हमारा जो स्टेट है महाराष्ट्र, ये अपने आप नहीं बना है। मतलब जैसे कि 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिला, तुमको तो पता है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। लेकिन उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र नहीं बना था, महाराष्ट्र को बनने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। तो वो कब बना था, 1960 में, 1960। एंड उसके लिए हमने बहुत बड़ी मूवमेंट की थी। तुमको जो तुम हिस्ट्री में सुनते हो ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, हिस्ट्री में तुमने कहां पे तो भी सुना होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त एक तुम्हारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, एंड दैट वाज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। लेकिन वो एंड हमारा रीजन और गुजरात ये कंबाइंड था पहले। गुजरात रीजन और महाराष्ट्र का तुम आज जो स्टेट देखते हो वो कंबाइंड था पहले। और फिर बाद में ये जो मूवमेंट हुई महाराष्ट्र के लिए, सेपरेट महाराष्ट्र के लिए, उसके बाद हमको ये स्टेट मिला है। नहीं तो अगर वो मूवमेंट नहीं होती ना, हमारे लोग अगर झगड़ते नहीं 1947 के बाद, तो हमको महाराष्ट्र खुद का स्टेट कभी नहीं मिलता। वो ध्यान में रखना है। तो एक सेपरेट महाराष्ट्र स्टेट बनाने के लिए जो मूवमेंट उन्होंने तैयार की, जिसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। तो व्हाट इज दिस मूवमेंट अबाउट, क्रिएशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो ये जब मूवमेंट हो रही थी ना 1947 के बाद, लोगों को एनर्जी देने के लिए, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, गाने बनाए ये दो लोगों ने। और वो कौन से थे, पोवाडास थे। तो उनके नाम क्या है, एक का नाम है अन्ना भाऊ साठे एंड दूसरे का नाम क्या है, अमर शेख। इसलिए ये दो लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र के स्टेट को तैयार करते वक्त ये पोवाडास उन्होंने लिखे और इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसकी वजह से तुम आज महाराष्ट्र स्टेट में रह सकते हो। ठीक है, वो तो ध्यान में रखना। ये दो लोग कौन, अन्ना भाऊ साठे हैं, अमर शेख। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग कि संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के पोवाडास के आदमियों के नाम क्या थे। तो एक का नाम था अन्ना भाऊ साठे, दूसरा अमर शेख। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये क्या है। तो एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इवेंट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर, कि कोई इवेंट्स लिटरेचर में कैसे आ जाते हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आवाहन नाम की पोयम, की जो लिखी गई थी सीनो इंडियन वॉर में बाय द मराठी पोएट कुसुमाग्रस। ठीक है, तो मराठी पोएट का नाम क्या है, कुसुमाग्रस, ये नाम है, ठीक है, पोएट का नाम नहीं। और उसने कौन से वॉर के वक्त ये लिखी थी पोयम, आवाहन नाम की, सीनो इंडिया वॉर। ठीक है, सीनो इंडियन वॉर। सीनो मतलब कौन, चाइना। ठीक है, सीनो मतलब चाइना को बोलते हैं। तो चाइना इंडिया में जो वॉर हुआ था 1962 का, तो उस वॉर के वक्त ये पोयम लिखी गई थी आवाहन नाम की कुसुमाग्रस ने। तो ये तो छप गई ना। अब ये पोयम अगर उसने बंदे ने लिखी है 1962 में, अब मान लो कि 100 साल के बाद कोई उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो ये पोयम में से उसको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ, कि वॉर कैसे हुआ, कितने कैसे लोग थे, कौन किसको मार रहा था, वो सब पता चलेगा। तो ये ध्यान में रखना है कि पोयम लिटरेचर ये किससे तैयार होते हैं,
इवेंट से तैयार होता है। तो ये नाम याद रखो, पोएट का नाम क्या है, कुसुमाग्रज। किस पोएम का नाम क्या है उसके, आवाहन, और वो किस चीज पे लिखी गई थी, चाइना इंडिया वॉर पे, जिसको क्या बोलते हैं, सीनो इंडियन वॉर। ठीक है, सीनो मतलब कौन, चाइना। अब हम ऑडियो विजुअल सोर्सेज देखने वाले हैं। ऑडियो विजुअल सोर्सेज क्या है, ये ऐसे सोर्सेस होते हैं जिसके अंदर ऑडियो या फिर विजुअल एड्स होते हैं। ऑडियो मतलब कौन सा, खाली सुनने वाले, और विजुअल मतलब क्या, जिसमें वीडियो दिखता है। तो इन दोनों चीजों से भी हिस्ट्री पता चलती है। जैसे कि तुमने ये चैनल तो देखे होंगे, हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल, तो ये क्या हो गया, ऑडियो विजुअल हो गया, तुमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये ज्यादा समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, तुमको ऑलरेडी पता है हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल क्या बताने का उसमें। अब आगे देखते हैं सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन इंडिया का, जिसका नाम है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। अब ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, तो ये इंस्टीट्यूशन बहुत पुराना है और ये पुणे में स्थित है। पुणे में बनाया गया था ये, कब, कौन से साल में, 1960 में। अरे बहुत पुराना है, तुम देखो ना आज का ईयर कौन सा है, ये 2020 है, 1960 में बना था वो, मतलब ऑलमोस्ट 60 इयर्स पहले, राइट। तो 1960 में पुणे में इंस्टीट्यूशन बना था। तो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ सकता है, FTII का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या फुल फॉर्म है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया था ताकि जो लोग टेलीविजन या फिर फिल्म में जाना चाहते हैं, मतलब सपोज टीवी के जो सीरियल रहते हैं, कुछ लोगों को कलाकार बनना होता है ना, तो टेलीविजन के कलाकार या फिर फिल्मी कलाकार अगर तुमको बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। तुमको क्या लगता है वो इतना आसान थोड़ी होता है एक्टिंग करना या फिर डांस करना, गाना गाना, ये इतना सिंपल नहीं है। तो ये सभी की ट्रेनिंग कौन देता था, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आज भी है, एंड ये इंस्टीट्यूशन किसको ट्रेनिंग देती है, कलाकार लोगों को। ठीक है, अगर मतलब तुमको सपोज फ्यूचर में कुछ करना है फिल्म या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री में, तो तुमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा 12th के बाद, FTII में, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे है ये, पुणे, ईयर एस्टैब्लिशमेंट 1960। अब उसका लोगो ध्यान में रखना है तुमको, ये उसका लोगो है, FTII का लोगो। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए एग्जाम में तुमको ये लोगो आ सकता है, ये वाला, ये जो ब्लू वाला जो सिंबल है ना, वो ब्लू वाला सिंबल तुमको एग्जाम में आ सकता है कि ये किसको बिलोंग करता है। तो किसको बिलोंग करता है, FTII को। अब उसके बाद और एक इंस्टीट्यूशन है कि जिसके बारे में हमको पढ़ना है, और उसका नाम है इंडियन न्यूज रिव्यू। ठीक है, इंडियन न्यूज रिव्यू, उसका हमको देखना है इंफॉर्मेशन क्या है। तो देखो, इंडियन न्यूज रिव्यू क्या है, तो इट हैज प्रोड्यूस्ड वेरियस न्यूज रील्स ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो ये इंस्टीट्यूशन ने बहुत सारी न्यूज रील्स बनाई है। न्यूज रील्स मतलब क्या, एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग, एक वीडियो रिकॉर्डिंग किस चीज की बनाई उन्होंने, किस चीज पे, पॉलिटिक्स पे, सोशल इश्यूज पे, आर्ट पे, स्पोर्ट्स पे, कल्चर पे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप ऑफ वीडियोस बनाए। ठीक है, न्यूज रील्स जिसको बोलते हैं। एंड और अलग अलग टाइप के, अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। तो एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन आएगा कि इंडियन न्यूज रिव्यू ने क्या बनाया है। तो इंडियन न्यूज रिव्यू ने क्या बनाया है, न्यूज रील्स बनाई है और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, वो ध्यान में रखना है। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, खाली उतना ही लिखना है, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारा एंड था ये फर्स्ट टॉपिक का।